नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज हम बात करेंगे मौलाना साद की। जी हां, ये वही मौलाना साद है जो निजामुद्दीन दिल्ली के मरकज से निकल करके और ना जाने कहां गायब हो गया है। लोग सोच रहे होंगे कि जिस मौलाना साद को लेकर के आए दिन रोज नई नई खबरें आती थी, जिस मौलाना साद को लेकर के भारत का मीडिया और सोशल मीडिया रोज हल्ला मचा रहा था, आखिरकार वो गया कहां? क्या उसको पुलिस पकड़ पाई? क्या उसके खिलाफ कुछ जांच पूरी हो पाई? ये बात रहस्य बनी हुई थी और लोग उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। लेकिन याद रखिए, भारत की सरकार और हमारे गुप्तचर विभाग, हमारा ईडी इस काम पर लगातार लगा हुआ था कि आखिर मौलाना साद और उसको मदद करने वाले लोग कौन हैं, कहां से फंडिंग होती है, कौन कौन उसकी मदद करता है। और मौलाना साद ने मरकज में निजामुद्दीन में जो लोग इकट्ठे किए थे, जिसके अंदर 281 विदेशी लोग भी ऐसे थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आए थे, लेकिन 281 विदेशी लोग ऐसे भी थे जो कोरोना से ग्रसित पाए गए थे। आखिरकार इसके पीछे है कौन? और एक सवाल यह भी बड़ा है कि आखिरकार इतने दिन बीतने के बाद जिस मौलाना साद को लेकर के आए दिन नई नई अपडेटें आ रही थी और जिस बात को लेकर के ये सोशल मीडिया और मीडिया भरा पड़ा था, आखिरकार उस पर सब मौन कैसे हो गए? क्या सबने मान लिया है कि मौलाना साद भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनकी पकड़ से इतनी दूर चला गया है कि उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है? तो जान लीजिए, भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियां और बाकी एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई थी। और एक बड़ी खबर आज आई है कि लगभग 20 ठिकानों पर भारत में मौलाना साद के ठिकाने पर लगातार ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि मौलाना साद को फंडिंग करने वाले कौन कौन थे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार मौलाना साद को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो कोरोना रोग फैलाने में दोषी पाया गया, यदि उसने नियम के विरुद्ध मरकज में हजारों लोगों को इकट्ठा किया, आखिरकार फिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो आपको मैं बता दूं कि मरकज में हजारों लोग हर साल इकट्ठे होते थे, वहां प्रोग्राम होते थे, उसमें देश और विदेश के लोग इकट्ठे होते थे अपने धर्म प्रचार के नाम पर। यहां इस देश में सबको आजादी है, तो इस्लाम के धर्म के प्रचार के लिए जो भी आएगा, चाहे कोई ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आएगा और चाहे हिंदू हो, वो भी अपने धर्म प्रचार के लिए दुनिया में, भारत में कहीं भी जाएगा, तो उसको छूट है। उस कानून के तहत केवल वीजा में अपना कारण लिखना होता है कि मैं किस कारण से यहां आया हूं। वो अलग विषय है कि मरकज में शामिल हुए बहुत सारे विदेशी धर्म प्रचारकों ने अपना मकसद ठीक नहीं लिखा और उन्होंने टूरिस्ट वीजा लिया और यहां धर्म प्रचार के नाम पर आए। वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनल जो बात थी, जो विवादित बात थी, वो ये थी कि कोरोना के टाइम में जब गवर्नमेंट ने ये बैन किया कि कहीं भी आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद रहेंगे, ऐसे टाइम में तबलीगी जमात वाले लोग कैसे एक जगह हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए? तो एपिडेमिक एक्ट के तहत यदि मौलाना साद को तभी गिरफ्तार कर लिया जाता, जिसके बारे में हम सब ने सुना कि अभी वो दिल्ली में है, अभी वो शामली में है, ये खबरें आए दिन आती थी, तो सुरक्षा एजेंसियों के लगातार मौलाना साद रडार पर था, आज भी है, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे का रहस्य हम आज खोलने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस उसको उसी टाइम गिरफ्तार कर लेती जिस टाइम वो यहां दिल्ली में था, तो वो उसके ऊपर उस समय क्या कार्रवाई होती? एपिडेमिक एक्ट लगता, जिसकी सजा 200 रुपए या 6 महीने की सजा है। लेकिन यह सुरक्षा एजेंसियों को पता लगा कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है और वो साजिश के तार यहां नहीं तो चीन में जुड़े हैं। और ये चीन का नाम जुड़ने के बाद ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच थी उसका एंगल चेंज हुआ और इसमें जांच एंगल को चीन से जोड़ते हुए हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने यह खोजबीन शुरू की कि आखिरकार चीन का इस तबलीगी जमात से क्या कनेक्शन है। तो आपको बताऊं तो
चीन में जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है सबसे पहले वुहान शहर से फैला, और वुहान में चीन ने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो वहां के नागरिक थे, जो व्यापारी थे, उनको दुनिया के कई देशों में भेजा, जिसमें इटली का हाल हमने देखा कि जब व्यापारी वुहान शहर से निकल करके चीनी व्यापारी और इटली में गए तो इटली का क्या हाल हुआ, पूरा देश एक शमशान में तब्दील हो गया। वही साजिश भारत के खिलाफ भी की गई। यहां धर्म के प्रचार के नाम पर चीनी नागरिकों को तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए भेजा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यहां जो वो लोग इकट्ठे हुए जिनकी संख्या लगभग 9,000 थी, वो 9,000 तबलीगियों में जब वहां उनकी जांच की गई, उनको पकड़ा गया, जो लोग पकड़ में पुलिस के आए तो उसमें 2137 लोग तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 281 लगभग विदेशी लोग थे, उसमें चीन के भी लोग थे। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसे चीनी नागरिक पकड़े गए जो यहां आए थे टूरिस्ट वीजा पर, लेकिन वो धर्म प्रचार के नाम पर मस्जिदों में जाके टिके और उन्होंने वहां धर्म का प्रचार के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया और उसके कारण कोरोना फैला। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में मरकज की जांच चल रही थी, जब उन विदेशियों की खोज चल रही थी, उसी समय दिल्ली के अंदर एक दिन अचानक अनाउंसमेंट किया जाता है गली मोहल्लों में कि आनंद विहार बस अड्डे से यूपी के लिए बसें चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन चल रहा था, लोग अपने घरों में थे, कोई भी सड़क पर निकलता तो वो पकड़ा जा सकता था, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो। पुलिस मुस्तैद थी हर चौराहे पर, लेकिन उसी टाइम योजनाबद्ध तरीके से इस बात को फैलाया गया। किसने फैलाया ये जांच का विषय है, इसको मैं नहीं बोलूंगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसको डाल रहे थे कि कुछ लोगों ने माइक लेकर के अनाउंस किया कि आज यूपी के लिए बसें चलेंगी और वो भी फ्री चलेंगी। फ्री का नाम सुनते ही हमारे देश के बहुत सारे लोग जो अपने अपने गांव जाना चाहते थे, रूटीन में जाना चाहते थे, क्योंकि गेहूं की फसल काटने का उस समय था, और इसके नाम पर बहुत सारे लोग सड़कों पे आए, जिसका फायदा इन तबलीगियों ने उठाया और वो भीड़ में शामिल होकर देश के कई हिस्सों में फैल गए, जिसके कारण हमारा देश जो इस कोरोना को कंट्रोल कर रहा था, आप देखिए हमारी सरकार की एडवांस में तैयारी थी। मोदी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि हमारे देश ने यह तय किया था, समय रहते ही सारे कदम उठा लिए गए थे। विदेश से आने वाले लोगों ने हमारे देश की सरकार की तारीफ की थी कि जो विदेश से आ रहे थे उनकी फ्लाइट जो भी जहां हवाई अड्डे पर जब वो आते थे वहीं से उनको जांच करके क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता था। उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छे से होटल, अच्छे से फ्लैटों में और हॉस्पिटलों में की गई थी, जिसके कारण यह हो रहा था कि विदेश से आने वाला हर व्यक्ति सरकार के रडार पर था, उसकी पूरी हिस्ट्री सरकार के पास थी और एक एक बंदे की स्कैनिंग की जा रही थी ताकि विदेशों से आने वाले लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोरोना इस देश में ना फैले। लेकिन यह बात चीन भी जानता था कि मोदी जी ने जो तैयारी की है, अब एयरपोर्ट पे ही लोगों की चेकिंग हो रही है, और इसी बीच ये मरकज में यहां जो लोग इकट्ठे थे उसकी प्लानिंग थी कि ये किस तरह से भारत को बर्बाद करना है, यहां के उद्योग धंधों को बर्बाद करना है। यहां कोरोना के नाम पर बीमारी फैला देंगे तो 130 करोड़ का भारत है, इतनी बड़ी जनसंख्या कई देशों को मिला दें तब बनती है। तो चीन की एक प्लानिंग थी कि भारत में कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले भी लगभग 30 करोड़ हैं, और उसके बीच में जब मरकज के लोग जाएंगे, धर्म के नाम पर भोले भाले लोग इकट्ठे होंगे, तो उनके द्वारा सब्जी बेची जाती है, दुकान लगाई जाती है, कोई काम किया जाता है, चाहे वो नौकरी पे जाते हैं, जो भी लोग जनता के टच में आएंगे, ये बहुत तेजी के साथ विस्फोटक बम की तरह भारत में कोरोना फैल जाएगा। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए भारत क्या करेगा, क्योंकि चीन से ही दवाइयां आती थी तो चीन से दवाई मंगाएगा, पीपीई किट भी चीन ने तैयार की थी तो पीपीई किट भी चीन से आएगी। फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, तो वेंटिलेटर भी चीन से मंगाए जाएंगे। और इसलिए चीन ने अपना बिजनेस खड़ा करने का और भारत का बिजनेस ठप करने का एक प्लान बनाकर मरकज में लोगों को भेजा था, और उसकी ये प्लानिंग मोदी सरकार ने फेल कर दी, क्योंकि ना तो चीन से दवाइयां मंगाई गई, भारत की कंपनियों ने उन दवाइयों को निर्माण कर दिया, ना पीपीई किट मंगाई गई, शुरुआत में जरूर मंगाई गई थी 20-30 हजार,
उसके बाद जब देखा कि क्वालिटी भी डाउन, रेट भी ज़्यादा, तो क्यों मंगाएं? भारत के वैज्ञानिकों ने उस पीपीई किट को खोजा, पीपीई किट को बनाया, डॉक्टरों ने कमर कसी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग आत्मनिर्भर बन गए। तो टेस्टिंग किट भी वहां से नहीं मंगाई गई, तो चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया। और इसी को चुनौती मानते हुए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए, उससे पूरे चीन की प्लानिंग फेल हो गई, चीन बौखला गया। लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि मौलाना साद का रोल क्या था, तो मौलाना साद वो कड़ी है जिसने चीन के इशारे पर बहुत सारे विदेशियों को यहां इकट्ठा किया, और भारत ही नहीं तो उसकी प्लानिंग थी कि चीन के लोग जो यहां आएंगे, धर्म प्रचारक, वो जब शामिल होंगे तो कई देशों के लोग भी उसमें इकट्ठे होंगे, तो जिस जिस देश में वो वापस जाएंगे उन देशों में चीन के वायरस को वो साथ लेके जाएंगे और चीन का फायदा होगा। तो अगर मौलाना साद को अप्रैल के महीने में, मई के महीने में पुलिस गिरफ्तार कर लेती, जो कि लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जब पुलिस के रडार पर मौलाना साद है कि वो दिल्ली में है, फलाना फ्लैट पे है, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? तो आपको बता रहा हूं कि यदि मौलाना साद को एपिडेमिक एक्ट में गिरफ्तार कर लेते तो 200 रुपये जुर्माना या तो 6 महीने की सजा, 2-4 धाराएं और लगा दोगे कि आपने जो है साजिश ऐसा किया वैसा किया, तो 1-2 साल से ज़्यादा उसको सजा नहीं होती। और यहां तो जमानत पे छूट जाता, क्योंकि ये जमानती है, जमानत मिल सकती है। दूसरी बात, इस कोरोना काल में जेल के अंदर केवल उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है जो गंभीर अपराध में हैं। अब एपिडेमिक जो एक्ट है, इसको बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं धारा में माना जाता, ये सामान्य धारा में माना जाता, और इसलिए बहुत सारे जेल में बंद लोगों को तो छोड़ भी दिया गया है। तो ये पुलिस और यहाँ की शासन और मोदी सरकार की एजेंसियां इस बात को जानती थी कि इसके तार चीन से जुड़े हैं, और चीन के पीछे ये जो साजिश है चीन की दिमाग में, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके तार अलकायदा से भी जुड़े हैं। और आप जानते हैं कि अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। तो आतंकवादी संगठन का कनेक्शन क्या है, कौन सी फंडिंग किन किन लोगों ने की है, उन सब पे जो शिकंजा कसना है। भाई एक तरीका तो यह था कि जो यहां आए थे सभी विदेशियों को पकड़ा जाता और उनको जेल में डालते। उसके कारण क्या होता? उसके कारण यह होता कि जिन जिन देशों के वो नागरिक थे, हमारे विदेशियों से जो हमारा जो कानून है उसके तहत उनको छोड़ना ही पड़ता, और फिर विदेशी जो इस्लामिक कंट्री हैं वो इससे नाराज हो सकती थी। मोदी जी ने जो रिश्ते आज कायम किए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान को हम अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं, ये कामयाबी इसीलिए मिली है कि मोदी जी एक बड़ी कूटनीति के तहत सारे काम करते हैं। और इस विषय में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि हमारा जो मित्र मंडल है, जो हमारे मित्र देश हैं, जिनसे हमको आतंकवाद से लड़ने में लाभ हो सकता है, उनसे हमारे रिश्ते खराब ना हो। और इसलिए ये ध्यान रखते हुए उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि उनके वीजा रद्द कर दिए गए, उनके खिलाफ भी उनके देशों में ये कानूनी प्रक्रिया चलाने के लिए हमारी सरकार ने लिखित में उनको शिकायतें दी हैं। लेकिन हमारे देश में कौन कौन गद्दार कहां कहां छुपा बैठा है, जो अलकायदा जैसे संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, जो उनकी फंडिंग कर रहा है, जो चीन के इशारे पर देश में आतंकवाद फैलाने के मंसूबे पाले बैठा है, जो इस देश में कोरोना को फैलाने में अपनी भलाई समझ रहा है, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत की बर्बादी के सपने देख रहा है। कौन है वो लोग? जब तक उनका खुलासा नहीं हो जाता, पूरी तरह सबूत इकट्ठे नहीं हो जाते, क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर चार्जशीट लेकर के पुलिस जाती है, कोर्ट के अंदर अगर सीबीआई हमारी सुरक्षा एजेंसियां चार्जशीट लेकर के जाती है और उसमें अगर पुख्ता सबूत नहीं होंगे, तो वो सबूतों के अभाव में मौलाना साद और उसके साथी छूट सकते हैं। और इसलिए सरकार ने तय किया कि हम बेशक समय लगाएंगे, लेकिन हम पुख्ता सबूत लेकर के कानून के पास, कोर्ट के पास जाएंगे, ताकि मौलाना साद जैसा अपराधी छूटने ना पाए और उसको कठोर दंड मिले। और उसके आका जो भारत में बैठे हैं, जो भारत के गद्दार यहां पैसा दे रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं और आतंकवादियों को पालने का काम कर रहे हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, ईडी ने उसको मौका दिया। और आज जो 20 जगह ठिकानों पे छापेमारी की गई है, वो इसीलिए की गई कि अब ये पुख्ता जानकारी जब मिल चुकी
कि किन किन लोगों ने फंडिंग की थी, तो आपको बता दूं कि इन फंडिंग करने वालों में 7 ठिकाने दिल्ली के, मुंबई के 5 और हैदराबाद के 4, केरल के 3 ऐसे बड़े बड़े व्यापारी पकड़े गए हैं जिनके संबंध चाइना से, जिनके संबंध अलकायदा से ऐसे खुलासे हुए हैं और आतंकवादी संगठनों से हैं जो देश को तोड़ना और देश को बर्बादी का सपना देखते हैं। तो ऐसे लोगों पर ये जो छापे हुए हैं ईडी के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले कुछ ही दिनों में आपको अब ये पता चलेगा कि पुख्ता सबूत के साथ मौलाना साद और उसके जितने भी साथी हैं, देश में जितने भी गद्दारों ने उसकी मदद की है, वो सभी गद्दार सलाखों के पीछे होंगे। ये कार्रवाई उसका एक स्टेप है।